यदि मैं आपसे बात करूं कि भारतीय राजनीति में कोई एक ऐसी शख्सियत है जिसके मोदी से भी अच्छे संबंध हो और राहुल गांधी से भी अच्छे संबंध हो, जिसने केजरीवाल की भी मदद की हो और एम के स्टालिन की भी मदद की हो, ममता बनर्जी को अपनी बहन मानकर उनको भी मुख्यमंत्री बनवाया हो और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पंजाब में इस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत की हो, उनके साथ भी अच्छा काम किया हो, लंबे समय तक काम किया हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रशांत किशोर की, जो आईपैक कंपनी के संस्थापक हैं और पीके के नाम से पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी मशहूर हैं वो। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार के बक्सर ज़िले से, जहाँ एक बच्चा पैदा होता है। वो अपने बाल्यकाल की अवस्था में ही मैथ में इंटरेस्ट रखता था, सांख्यिकी का स्पेशलिस्ट था, गणित का पुजारी था। बचपन से ही उनके पिता चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख करके देश में आईएएस बने और देश की दुर्व्यवस्था सुधारने में अपनी एक महती भूमिका निभाए। लेकिन दोस्तों, प्रशांत किशोर का मन ही कुछ और तरीके का था। प्रशांत किशोर ने जब 12th का एग्ज़ाम दिया तो 150 में 148 नंबर लाकर सबको चकाचौंध कर दिया। लेकिन फिर वही बात आती है कि उनके पिताजी ट्रेडिशनल रूट ऑफ एजुकेशन फॉलो करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जेईई क्वालिफाई करो, इंजीनियरिंग करो, फिर यूपीएससी करो। लेकिन प्रशांत किशोर भी अपने ऊपर का जो प्रेशर था उसको डिफ्लेक्ट करना जानते थे। उनका बहुत मन था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करें और उन्होंने यही किया। दिल्ली गए, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन बदकिस्मती से उनकी तबीयत खराब हुई, उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। वापस आकर के उन्होंने एक लंबा 3 साल का गैप लिया। 3 साल के गैप के बाद फिर उनके पिता ने कहा कि आप जाइए और ग्रेजुएशन कीजिए। तब वो दिल्ली ना जाकर के लखनऊ जाते हैं और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर बिहार वापस आ जाते हैं। उनके पिता चूँकि एक डॉक्टर थे, उनके पास कोई बेसिक समस्याओं का कोई अंबार नहीं था, बेसिक नीड्स का पूरा करने का कोई अभाव नहीं था, इसलिए वो फिर से बिहार वापस आ गए और फिर सोचने समझने लगे कि अब उन्हें क्या करना है। लेकिन फिर उनके पिता ने उनको सलाह दिया कि आपको पीजी भी करना है। इसके लिए वो पीजी करने हैदराबाद गए। दोस्तों, ये जो 3 और 2 प्लस 5 साल का जो समय रहा, ये प्रशांत किशोर के जीवन का बड़ा कठिन समय भी रहा। इन समय को याद करते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि इसी समय में उनके पिता के साथ काफ़ी अनबन भी होती थी, काफ़ी तर्क-वितर्क भी होता था, समस्याओं को लेकर के काफ़ी बातचीत भी होती थी। पीके के भविष्य को लेकर के पिताजी प्रेशर में भी रहते थे। तो कहीं न कहीं इस समय को बड़ा कठिन समय पीके माना करते थे। लेकिन दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद प्रशांत किशोर का अगला जीवन शुरू होता है, प्रोफेशनल करियर शुरू होता है और चूँकि पढ़ाई-लिखाई तो कंप्लीट हो ही चुकी थी। पीजी करने के बाद प्रशांत किशोर को यूनाइटेड नेशन की जो इंडिया एस्टेब्लिश ऑफिस था उसमें एक जॉब मिलती है और उस जॉब में प्रशांत किशोर को भेजा जाता है एक बार बिहार। फिर से प्रशांत किशोर की बिहार में वापसी होती है और वहाँ पर जो पल्स पोलियो का प्रोग्राम एक चल रहा था उसको ओवरलुक करने के लिए और उस पूरे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए प्रशांत किशोर को बिहार फिर से वापस आना पड़ा। इस तरह से अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर की जो शुरुआती प्रोफेशनल जर्नी थी, वहीं से शुरू हो गया था प्रशांत किशोर का बिहार आना और बिहार से जाने का सिलसिला। ये एक इत्तेफाक ही था और ये इत्तेफाक आज तक जारी है। बिहार आकर यूनाइटेड नेशन के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में भी उन्होंने काम किया और उसी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में एक डॉक्टर साहब भी आई हुई थी जिनका नाम था डॉक्टर जानकी दास। वो फ्यूचर में उनकी वाइफ बनी और चूंकि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में इतना अच्छा इन्होंने काम किया, इतना अच्छे तरीके से अपने सारे सीनियर्स को इम्प्रेस कर लिया, इतने सारे सीनियर्स से प्रभावित हो गए उनके काम से कि इसका परिणाम उन्हें यह मिला कि यूनाइटेड नेशन के दिल्ली ऑफिस में भी उनको बुला लिया गया और उस प्रोग्राम में उनको दिल्ली ऑफिस में जॉब मिल गई। यह किसी भी भारतीय युवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में जॉब पाना। यहाँ भी प्रशांत किशोर ने अपना जलवा कायम रखा। उन्होंने बेहतरीन तरीके से हर एक प्रोजेक्ट को काम किया, हर एक प्रोजेक्ट को समय से पूरा किया। इसका परिणाम उन्हें यह मिला कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में उनकी पोस्टिंग कर दी गई और ये किसी भारतीय युवा के लिए सपने साकार होने जैसा ही था कि न्यूयॉर्क जा करके विद फैमिली सेटल होना और वहाँ यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में काम करना। यही नहीं रुके प्रशांत किशोर बहुत जल्द ही यूनाइटेड नेशन में डिप्लोमेट भी बन गए। लेकिन अब वो फील्ड जॉब चाहते थे, उनको बहुत मज़ा नहीं आ रहा था ऑफिस में बैठ करके जॉब करना। इसी के चलते उन्होंने अपने सीनियर से एक सिफारिश करी कि अब उनको फील्ड की जॉब चाहिए और उनका ये जो प्रस्ताव था वो भी हेड ऑफिस ने माना और उनकी टेबल पर अब एक था नया प्रस्ताव। नया प्रस्ताव था अफ्रीका की वेस्टर्न कंट्री में जा करके ग्राउंड रियलिटी पर रिसर्च कर। जैसे ही प्रशांत किशोर वेस्टर्न कंट्री जो अफ्रीका की थी वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी का काम पूरा करके रिसर्च करके सारा अपने ऑफिस को सौंपते हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भारत के राज्य गुजरात, जिसका कि डेवलपमेंट के नाम पर डंका बजाया जा रहा था, गुजरात में गुजरात राज्य के सरकार द्वारा कैसे कुपोषण नियंत्रित नहीं हो रहा था, माल न्यूट्रिएंट्स कंट्रोल नहीं हो रहा था, उस पर उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा। और जैसे ही वो रिसर्च पेपर लिखा, रिसर्च पेपर भारत में आया,
जाहिर सी बात है कि भारतीयों ने भी पढ़ा, गुजरातियों ने भी पढ़ा, और वो रिसर्च पेपर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पढ़ा। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही वो रिसर्च पेपर पढ़ा, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उस राइटर की खोज करना शुरू कर दिया। राइटर की खोज होती है, राइटर से बात होती है। राइटर थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से बात करने पर नरेंद्र मोदी ये प्रस्ताव देते हैं कि अगर आपको इस समस्या से शिकायत है तो आप सिर्फ शिकायत नहीं दीजिए, बल्कि मैं एज ए चीफ मिनिस्टर आपको एक ऑफ़र करता हूं कि आप आइए, गुजरात आइए और हमारे साथ मिल करके काम कीजिए और माल न्यूट्रिएंट्स की समस्या को हल किया जाए, और हम आप मिल करके गुजरात स्टेट को एक नया डेवलपमेंट देते हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, नया कीर्तिमान देते हैं। प्रशांत किशोर के सामने अब एक बड़ा लीप ऑफ फेथ था। प्रशांत किशोर क्या करते? किसी एक डेवलप्ड हो रहे राज्य के मुख्यमंत्री का ऑफर था, देश वापसी का ऑफर था कि देश ऑफर कर आकर के देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें वो, या फिर अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में पूरी मस्ती के साथ गुजारें। क्योंकि वहाँ पर उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी जॉब में थे, डिप्लोमेट भी थे, तो पैसे की कमी नहीं थी, फैसिलिटी की कमी नहीं थी। यूएन यानी यूएसए की गवर्नमेंट पूरी तरीके से उनके साथ थी, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने चुना अपना देश और वापसी आने का फैसला किया। प्रशांत किशोर आते हैं गुजरात और मिल करके नरेंद्र मोदी के साथ शुरू करते हैं काम। 2011 में प्रशांत किशोर मिलते हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी से मिल करके बहुत सारी भविष्य की योजनाओं पर उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने फ्यूचर पॉलिटिक्स पर बात करना शुरू किया, उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर बात करना शुरू किया, सोशल मीडिया की रीच के विषय में नरेंद्र मोदी जी से बात करना शुरू किया। नरेंद्र मोदी के सामने भी टास्क था साल 2012 का विधानसभा चुनाव। उसमें नरेंद्र मोदी को खुद को और खुद की पार्टी को जिता करके एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनना था गुजरात राज्य का। और चूंकि नरेंद्र मोदी के बहुत सारे विजन थे, नरेंद्र मोदी भविष्य में प्रधानमंत्री बन करके देश सेवा करना चाहते थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी चाहते थे कि 2012 का चुनाव वो ऐसा बेमिसाल चुनाव बनाएं जहां से उनकी एक इमेज बने, जहां अब तक नरेंद्र मोदी को सिर्फ गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात राज्य के लोग व देश के लोग देख रहे थे। अब लोग उनको 2014 के आगामी चुनाव के लिए एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी देखना शुरू करें। बहुत बड़ा चैलेंज था पीके के सामने। पीके यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भी शुरू करते हैं काम करना नरेंद्र मोदी के साथ। अब तक काफ़ी सारी बॉन्डिंग नरेंद्र मोदी के साथ में प्रशांत किशोर की बन चुकी थी। प्रशांत किशोर सोशल मीडिया की रीच उनको समझा चुके थे। प्रशांत किशोर उनको यह बात बताने में सफल रहे थे कि मोदी जी, अगर आपको जनता के बीच में जाना है तो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपको अपने भाषण, अपनी बातें, अपने विचार उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और नरेंद्र मोदी के दिमाग में भी यह बात अब तक बैठ चुकी थी। अब तक 2012 का चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 2012 का विधानसभा चुनाव होता है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे बहुमत से एक बार फिर से गुजरात की सरकार में वापसी करते हैं और बनते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। लेकिन चूंकि मोदी जी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और हैं भी, नरेंद्र मोदी जी 2014 का चुनाव जीतना चाहते थे। 2012 का चुनाव जैसे ही विधानसभा का निपटता है, मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। मोदी जी ने फिर से एक टास्क दिया पीके को कि आप 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कीजिए। पीके ने स्पीच ड्राफ्टिंग का काम शुरू किया। पीके की जब स्पीच ड्राफ्टिंग मोदी जी को पसंद आती है, उसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल मटेरियल नज़र आता है, तो नरेंद्र मोदी उनको अपनी स्ट्रेटजी टीम में शामिल कर लेते हैं और यहाँ से एक नया शब्द मिलता है नरेंद्र मोदी को और पूरे भारत देश को। एक नया चाणक्य मिलता है पूरे भारत को, जो अब इलेक्शन लड़ाएगा। नरेंद्र मोदी जी के जीवन में भी एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था और चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर के जीवन में भी एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था। 2014 के चुनाव की तैयारियां। दोस्तों, 2014 का चुनाव आप सब जानते हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बेमिसाल और प्रचंड जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में मोदी जी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक अब यह बॉन्डिंग आगे नहीं चली मोदी और पीके के बीच में। पीके बहुत जल्दी उनसे अलग हो जाते हैं। 2014 से पहले 2013 में एक पीके ने प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और दिनेश चंदेल के साथ मिलकर के सीएजी की स्थापना कर दिया था। सीएजी यानी सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जिसमें आम आदमी भी अपनी सहभागिता कर सकता था सरकार के साथ। अब क्या होता है कि सरकार के साथ लोगों की यानी आम जनमानस की भागीदारी बढ़ चुकी थी, पार्टिसिपेशन बढ़ चुका था। प्रशांत किशोर के मन में कई सारे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आते जा रहे थे। वो लगातार अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते जा रहे थे। नरेंद्र मोदी के चुनाव में बहुत सारे स्लोगन, मोदी को घर घर पहुंचाने वाला स्लोगन, चाय पे चर्चा, 3D हेलोग्राम रैलीज, रन फॉर यूनिटी जैसे प्रोग्राम मोदी जी के लिए वो आयोजित कर चुके थे। 2014 में मोदी जी की प्रचंड जीत के पीछे हीरो बने प्रशांत किशोर। लेकिन 2014 के तुरंत बाद पीके उनसे अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद 2015 के विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में होने थे, वो आते हैं नीतीश कुमार के साथ में। नीतीश कुमार के साथ में उनकी नज़दीकी इतनी जल्दी बढ़ जाती है
और प्रशांत किशोर भी अब चाहते थे कि अब अपने राज्य की बेहतरी के लिए कुछ काम किया जाए। प्रशांत किशोर को भी अब नीतीश कुमार में बहुत सारा पोटेंशियल नज़र आ रहा था, जो बिहार के लिए बेहतर होता, बिहार राज्य के लिए बेहतर होता। नीतीश कुमार को चुनाव लड़ाना शुरू करते हैं प्रशांत किशोर, और 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सफल होते हैं। प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा काम नीतीश कुमार के साथ किया कि जिन जिन घटक दलों के साथ नीतीश कुमार मिल करके चुनाव लड़ना चाहते थे, उन सभी घटक दलों और नीतीश कुमार के बीच में एक ब्रिज का काम किया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने 2015 में नीतीश कुमार को गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, और ये पहली बार ऐसा मौका था कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष का पद दिया अपनी पार्टी जेडीयू में, और कोई एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट नाम का व्यक्ति किसी सरकार में रहकर काम किया था, और न सिर्फ सरकार में बल्कि सरकार में रहकर एडवाइजर फॉर प्लानिंग एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट नाम का एक ऑफिशियल पद भी उनको दे दिया गया था। चूंकि अब प्रशांत किशोर बिहार सरकार में थे, इसलिए वो बिहार सरकार के अंदर रह करके बिहार राज्य की स्थिति का अवलोकन कंप्लीटली कर पा रहे थे, लोगों की दशा समझ पा रहे थे और नेताओं की भी मनोदशा समझ पा रहे थे। उन्होंने ये भी समझा कि जब भी हम कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके कई सारी लेयर्स होते हैं, और जब हम देखते हैं कि पब्लिक कैसे कैसे क्या रिस्पांस कर रही है तो उसमें डाइवर्स रिस्पांस भी देखने को मिलते हैं। ये सब वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे थे, लेकिन उन्हें एक बात का बड़ा अफसोस था कि कोई भी नेता जब चुनाव लड़ने की तैयारियां करता है तो जितनी प्रतिबद्धता अपने राज्य को, अपनी जनता को लेकर के होती है, उतनी ही प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं देखने को मिलती है। इस बात से प्रशांत किशोर का मन लगातार खिन्न होता जा रहा था। दोस्तों, उनकी यात्रा अभी तक यहीं नहीं रुकी थी। इसके बाद उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया, जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के साथ में भी तमिलनाडु में काम किया। 2021 में उन्होंने जगनमोहन रेड्डी को जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर काम नहीं करूंगा, और इस काम करने से उन्होंने अपने आप को क्विट कर लिया। उन्होंने जो 2011 से 2021 तक की जो यात्रा की, भारत में रह करके विभिन्न राज्यों को जो समझा, उसमें यही पाया कि नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने किए हुए वादे भूल जाते हैं, जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, और इस बात की कवायद में जुट जाते हैं कि उनका आगे का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसे कैसे सिक्योर हो। हालांकि प्रशांत किशोर ने इन सब बातों का बखूबी जायजा लेने के बाद अब यह निर्णय ले लिया है। आज के समय में उन्होंने फिर से एक निर्णय 2023 में ले लिया है कि जन स्वराज नाम की यात्रा उन्होंने चालू की है पूरे बिहार की में। पूरे बिहार में वो गली गली गांव गांव घूम करके जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। जन स्वराज यात्रा में वो प्रत्येक बिहारी को उनकी वोट का महत्व बता रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पावर का महत्व बता रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि ये बिहार राज्य जो पूरे हिंदुस्तान में लेबर सप्लाई के नाम से जाना जाता है, आपकी असली पहचान ये नहीं है। आपने आर्यभट्ट दिया है, आपने आईएएस आईपीएस और ब्यूरोक्रेसी दी है इस देश को, आप सिर्फ लेबर नहीं है। आपका मजबूत मन चाहिए, आपके अंदर एक मजबूत पॉलिटिकल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, तो आप भी अपने बिहार को सिर्फ लेबर सप्लाई करने वाला राज्य न बना के एक सशक्त राज्य बना सकते हैं। उनकी बड़ी इच्छाएं हैं कि बिहार से जो युवा बाहर काम करने जा रहे हैं वो अपने राज्य में रहें, अपने परिवार के बीच रह करके अपना काम करें और बिहार को विकसित करने के लिए बिहार की सशक्तता में अपनी भागीदारी निभाएं। इस बात पर वो लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि आज अगर आप देखें तो रणनीति से लेकर के राजनीति तक का जो प्रशांत किशोर जी का सफ़र रहा है, वो कितना कामयाब होगा, वो अपने राजनीतिक सफ़र में कितने कामयाब होंगे, ये तो बड़ी दिलचस्प बात होगी कि आगामी चुनाव में वो कितना रीच पाते हैं, कितना वोट पाते हैं, कितनी पॉलिटिकल पावर उनको मिलती है, कितना वो बिहार के लिए कर पाते हैं। मेरी समझ में तो यही आ रहा है। बाकी आपकी समझ में जो भी आए प्रशांत किशोर के विषय में या इस मेरे पूरे वीडियो के विषय में, आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।